हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रासो काव्य, जो कि हमारा होगा सेकंड पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने रासो काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, तो आज हमारा होने वाला है पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में क्या किया है। रासो काव्य में हमने सबसे पहले रासो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, जहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है, वो चीज़ मैंने आपको करा दी है। ठीक, आगे बढ़ते डिंगल पिंगल शैली से भी प्रश्न आते हैं, जो मैंने वो भी आपको अच्छे से एकदम अच्छे से समझा के डिटेल में मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, बीसलदेव रासो के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके से इम्पॉर्टेंट जितने फैक्ट्स थे ये सारे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे, क्लास में याद करने की कोशिश की थी। खुमान रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा होने वाला है, जो हम आगे ग्रंथ पढ़ेंगे, वो है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है, तो ये है भट्ट केदार की 1355 संवत 1355। ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से लिखा है। वो हमेशा संवत में बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में जिस भी ग्रंथ का समय बताया है, जिस भी कवि की या फिर जिस भी वो कवि हो गए उनके जो भी उनका समय काल बताया है, वो हमेशा संवत में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे देखिए, आगे क्या है। जयचंद प्रकाश अब तक अपर्याप्त रचना है। जयचंद प्रकाश अपर्याप्त रचना, ये आपको पता होना चाहिए कि जयचंद प्रकाश जो रचना है भट्ट केदार की, वो नहीं मिलती, वो सिर्फ एक अपर्याप्त रचना है वो। ठीक है, इसका उल्लेख निर्देश मात्र सिंघायज दयाल दासकृत राठौरी रिख्यात नामक ग्रंथ में मिलता है। आपको क्या याद रखनी है, राठौरी रिख्यात रचना, ये जो ग्रंथ है ये किसका है, तो ये सिंघायज का। किसका है, ये सिंघायज का है। ठीक है, याद रहेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से मैंने यहाँ पे रखा है, तो जाहिर सी बात है फैक्ट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, आगे देखिए क्या है। जयचंद प्रकाश में कन्नौज के अधिपति जयचंद की वीर गाथा का गान प्रस्तुत किया गया है। जयचंद प्रकाश में कहाँ के राजा अधिपति, तो कन्नौज के। आपको स्थान का नाम याद रखना है। ठीक है, जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है। यह वीर रस प्रधान वीर गीत है। क्या है ये, वीर रस प्रधान यह वीर गीत है। इतनी चीजें क्लियर हैं क्या। आगे देखें, आगे देखिए क्या है। अगला हमारा आ जाएगा इसी से मिलता जुलता, जय मयंक जस चंद्रिका। जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका दोनों ही उपलब्ध ग्रंथ नहीं है। ये क्या है, अपर्याप्त रचनाएं हैं, और इनमें आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज होती थी कि जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। ऐसा नहीं है कि मैं नाम भूल जाती थी, पर हाँ मैं क्या करती थी कि इनके जो लेखक है मैं एक दूसरे में कर देती थी, कि जैसे जय मयंक जस चंद्रिका का मैं कह देती, मधुकर कवि में भूल जाती थी, तो मैं सोचती थी जयचंद प्रकाश जो है वो मधुकर कवि की है, पर नहीं। ठीक, आपको ये गलती नहीं करनी है। जयचंद प्रकाश याद रखिए भट्ट केदार की है। दोबारा देखिए ध्यान से, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है, वहीं पर जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है सॉरी, मधुकर कवि की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या है, ये रचना भी अनुपलब्ध है। जयचंद प्रकाश की तरह है, ये रचना भी क्या है, अनुपलब्ध है। आगे देखिए क्या, इसका उल्लेख भी राठौरा रिख्यात में मिलता है। दोनों ही रचनाओं का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, राठौड़ा रिख्यात में। ठीक है, इससे क्या समझ आता है, ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके रचयिता का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ओके, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। राठौरे रिख्यात नामक ग्रंथ के रचनाकार सिंह गायक दयाल दास नामक कोई चरण थे। इसमें राजा जयचंद की कीर्ति गाथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन दोनों रचनाओं को मात्र नोटिस कहा है। देखिए अब इस पूरे पीपीटी में क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें, हाँ, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले ये बात आ जाती है कि जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका को केवल नोटिस मात्र किसने कहा है, तो जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका को केवल नोटिस मात्र हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है, ये रचना है जो केवल नोटिस मात्र है। नोटिस यानी से केवल सूचनाएं दी गई, ये उपलब्ध है नहीं।
इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या किया है, केवल नोटिस का है। पर वहीं पर शुक्ल जी नोटिस के जगह पे क्या निर्देश शब्द का उल्लेख करते हैं। ठीक है, याद रहेंगी चीजें, इतना समझ आ गया, इतना क्लियर है क्या। आगे देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब आती हमारी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो कि है पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हो जाते हैं हमारे चंद बरदाई। कौन है, चंद बरदाई। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसके बारे में आपको एक एक फैक्ट पता होना चाहिए, एक भी ऐसा फैक्ट नहीं होना चाहिए जो आपसे छूट जाए। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो हो सकता है आगे भी बनेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद बरदाई की रचना है। किसकी है, चंद बरदाई की रचना है। सबसे पहले इसकी भाषा क्या है, पिंगल। क्या भाषा है, पिंगल डिंगल में ऑलरेडी मैं आपको अंतर बता चुकी हूँ। मैंने पिछले ही क्लास में जब हमने रासो शुरू किया था, ये तो आज रासो का सेकंड क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी डिंगल पिंगल शैली बहुत अच्छे से समझाई है वहां से, और उसके बारे में क्या कथन रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, क्या अन्य आचार्यों के, वो भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हैं। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल की कुछ यहाँ पर क्या है मत है पृथ्वीराज रासो के बारे में। ठीक, उसको ध्यान से देखते चलिए। चंद बरदाई होता है। ठीक है, 1126 से 1196 ईस्वी हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ये उनकी कोटेशन, उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से ये मैंने पंक्ति उठाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं, चंद बरदाई। कौन माने जाते हैं, चंद बरदाई। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। एक बात और मुझे यहाँ से याद आई कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो गया, प्रथम महाकाव्य क्या हो गया, तो वो हो गई हमारी पृथ्वीराज रासो। पर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है हमारा प्रिय प्रवास, हरिऔध की प्रिय प्रवास। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि देखिए हिंदी में जो प्रथम महाकाव्य है हिंदी में, तो वो है हमारी पृथ्वीराज रासो, किसका, चंद बरदाई का। ठीक, वहीं पर खड़ी बोली में जो प्रथम महाकाव्य है वो आता है हमारा प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसका है, तो ये है हमारे हरिऔध का। ठीक है, हरिऔध जी का क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पूरा नाम है, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास, जो कि एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट याद हो गया। आप देखिए ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, और ये कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ कहा है। ठीक, अभी मैं आपको प्रमाणिक अप्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक किसने माना है वो सब मैं आपको अभी डिटेल में अगली स्लाइड में कराऊंगी। अभी आप इन फैक्ट्स को देखते चाहिए जो रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से एज इट इज उठाए हैं मैंने। ठीक है, अब देखिए आगे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। क्या कहते हैं कि अगर हम भाषा की दृष्टि से अगर इस ग्रंथ को देखें तो हमें और निराश होना पड़ेगा, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है। क्या कहते हैं, बिल्कुल बेठिकाने की, और उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कौन कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं, चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो के बारे में कह रहे हैं। पृथ्वीराज रासो क्या है, एक प्रथम हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और चंद बरदाई कौन है, तो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये सब रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रही हूँ, प्लीज एक एक शब्द जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनते हुए चलिए। ठीक है, ऐसे सर के ऊपर से बाउंस नहीं जानी चाहिए चीजें, और माइंड में उसको क्या करना है, रखना है, या हो सके तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक,
आगे देखिए क्या इसमें 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। देखिए इसमें प्रकाशित तो बहुत हुए, पर जो मुख्य 4 है ना उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ क्लियर कर देते। तो ये क्या, ये वाली पूरी स्लाइड क्या क्लियर है? दोबारा एक बार मैं बता दूं, भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की पिंगल है। और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद बरदाई है। और वहीं पे हिंदी का प्रथम महाकाव्य है हमारा पृथ्वीराज रासो। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है हमारा प्रिय प्रवास। ठीक है, याद रहेगा। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, पृथ्वीराज रासो के बारे में कह रहे हैं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। और आगे क्या कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है। यानी कि अगर भाषा की दृष्टि से अगर हम इस ग्रंथ को देखें तो हमें और निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने की, इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो जो प्रथम महाकाव्य माना गया है हिंदी का, उसके बारे में कही है ये बातें। ठीक है, अब इसके जो 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं वो देख लेते हैं हम। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए प्रथम संस्करण क्या है? ये सबसे बड़ा संस्करण, सबसे बड़ा संस्करण प्रथम संस्करण को माना जाता है। इसमें क्या है? 69 सर्ग। अब देखिए प्रश्न आया है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय है। अब मैं बता दूं, सर्ग, समय, अध्याय सभी का अर्थ एक ही होता है। सर्ग यानी वही जो विभाजित है। 69 समय कह लो, सर्ग कह लो, अध्याय कह लो, एक बात है। तो 69 समय शब्द यूज कर सकता है, वो सर्ग यूज कर सकता है, अध्याय भी उसका मतलब कि ये जो वर्डिंग है यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि समय सर्ग, समय लिखा था सर्ग दे दिया, इस तरह से नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें कितने सर्ग हैं या समय है? तो ये है 69, 69। ठीक है, जिसको नागरिक प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया। किसने प्रकाशित किया? नागरिक प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया। अब क्या है इसमें कितने? 16,306 छंद हैं। इस छंद से भी प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो में कितने छंद हैं। प्रथम संस्करण या द्वितीय संस्करण, इस तरह से आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। द्वितीय संस्करण में 7,000 छंद है, तृतीय में 3500 छंद है, चतुर्थ संस्करण जो कि सबसे छोटा संस्करण है इसमें 1300 छंद उपलब्ध हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। और सबसे पृथ्वीराज रासो का जो प्रमुख, आज का प्रश्न, प्रमुख पृथ्वीराज रासो का प्रमुख छंद आपको बताना है। कौन सा प्रमुख छंद था पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर? ठीक है, आगे देखिए क्या है। सबसे वृहद पृथ्वीराज रासो का संपादन नागरिक प्रचारणी सभा ने किया। ठीक है, याद रखना है। प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक और अप्रामाणिक। अब आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, हिंदी साहित्य के छात्र हैं, अभी आपने इतनी पढ़ाई, अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने मास्टर्स या तो उसमें एडमिशन ले लिया है या क्वालिफाई होंगे या कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपने कहीं ना कहीं इतनी चीजें तो आपको पता होंगी कि पृथ्वीराज रासो को कुछ जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने क्या माना है, विद्वान जो है उन्होंने कुछ ने इसको प्रामाणिक माना है, कुछ ने अर्ध प्रामाणिक माना है और कुछ तो अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ जाली ही कहते हैं। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, उन्होंने जाली ग्रंथ कहा इन्हें। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि प्रामाणिक किसने कहा है। सबसे पहले मैं प्रामाणिक किसने कहा है, अर्ध प्रामाणिक किसने कहा है, उससे पहले मैं आपको प्रामाणिक का अर्थ बता देना चाहती हूँ कि प्रामाणिक इसका अर्थ क्या हुआ। प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि इन्होंने इसने इन आचार्यों ने कहा है, ये चीजें हमने चलो ठीक है रट ली। पर प्रामाणिक का अर्थ क्या है, क्यों प्रामाणिक कहा गया, क्यों अर्ध प्रामाणिक माना है, क्यों जाली ग्रंथ कह दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसके पीछे का कारण क्या है, ये हमें महत्वपूर्ण हो जाती है जानना। कि देखो प्रामाणिक का अर्थ क्या होता है कि जो ऐतिहासिक विषय वस्तु से है। प्रामाणिकता का अर्थ क्या हो गया, ऐतिहासिक विषय वस्तु से, जो ऐतिहासिक घटना घटी थी, मतलब जो ऐतिहासिक घटना घटी थी वही सम्मिलित है। क्या वही सम्मिलित है? मान लो कोई एक रचना, हमारा एक ग्रंथ हो गया पृथ्वीराज रासो को ही लेके चलते हैं। प्रामाणिकता से वो ये ढूंढना चाहते थे कि जो पृथ्वीराज रासो है, जो पृथ्वीराज चौहान पर लिखा गया है, तो पृथ्वीराज का जो समय था वो इस रचना में मिलता है। क्या वो वही समय था जो पृथ्वीराज चौहान का था, या फिर उसमें जो पात्र पृथ्वीराज रासो में सम्मिलित किए गए हैं क्या वो केवल काल्पनिक मात्र हैं या ऐतिहासिक है, यानी कि सत्य घटना पर आधारित है या केवल काल्पनिक मात्र चीजें हैं।
ये सारी चीजें जानना ही प्रामाणिकता था। ठीक है, इन्हीं सब बातों की चर्चा प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक और या फिर अप्रामाणिक में कहा गया है। ठीक है, तो अब देखिए, जो जाहिर सी बात है, जो प्रामाणिक मान रहे हैं उसका अर्थ यही हुआ कि उन्होंने क्या माना है कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है पूरा, वो पूरा वास्तविक है, यानी कि उसमें जो भी घटनाएं हैं, जो भी युद्धों का वर्णन है, जो भी पात्रों का वर्णन है, वो बिल्कुल सत्य है, काल्पनिक मात्र नहीं है। वो इस तरह से हम प्रामाणिक का अर्थ समझ सकते हैं, राइट। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप वो भी बता सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में कि नहीं आपने ये चीज़ गलत बोली। ठीक, मेरे हिसाब से तो प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, अप्रामाणिक, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इसका अर्थ यही निकलता है कि जो ऐतिहासिक जो घटना हुई थी ऐतिहासिक में, मतलब कि जैसे पृथ्वीराज रासो ग्रंथ हो गया, उसमें जो विद्वान थे देख रहे थे कि क्या जो पात्र हैं, जो युद्धों का वर्णन हुआ है या फिर जो भी घटनाएं दिखाई गई हैं, क्या वो वास्तविक थी या केवल मतलब काल्पनिक थी। तो वहाँ वहीं रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये जाली ग्रंथ है। ठीक है, क्यों? वो भाषा का भी विषय वहाँ पे उठाते हैं कि भाषा जो है, भाषा का भी मुद्दा उठाते हैं। मैंने अभी भाषा से संबंधित उनके आपको मत समझाया, आपको दिखाया। ठीक है, अब देखिए प्रामाणिक किसने माना है? मिश्र, बंधु मानते हैं, श्याम सुंदर दास और कर्नल टॉर। ये तीन हैं जो कि क्या मानते हैं, इसको प्रामाणिक रचना मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। इतना समझ आया। अब अर्ध प्रामाणिक कौन मानता है? अर्ध प्रामाणिक यानी कि ठीक है, कोई विद्वानों ने क्या कहा कि कुछ बातें क्या है, काल्पनिक भी हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं, यानी कुछ सत्य है पर कुछ थोड़ा बहुत काल्पनिक चीजें हैं। उन्होंने क्या आधा प्रामाणिक कहते हैं ना, मतलब कि आधा सच है आधा झूठ, इस तरह से उन्होंने क्या कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, सुनीति कुमार चटर्जी, जिन्होंने इसको क्या माना, अर्ध प्रामाणिक माना है। वो पूरी तरह से ये नहीं कहते कि नहीं ये ग्रंथ पूरा ही मतलब कि काल्पनिक पर बेस है या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये इसके पीछे ऐसा कुछ मतलब घटना हुई ही नहीं थी, इसमें जो भी घटनाएं, जो भी युद्ध, जो भी पात्र दिए गए हैं केवल काल्पनिक है, ये वो नहीं कहते। ठीक है, वो कहते हैं कि अर्ध प्रामाणिक है। ठीक, वहीं अप्रामाणिक कौन मानते हैं? डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। ठीक है, अब इसमें क्या है, रामचंद्र शुक्ल हो गए, हमारे डॉक्टर बुलर हो गए, या गौरी शंकर, हीरानंद जो ओझा हैं वो हो गए। इन्होंने क्या माना है? अप्रामाणिक माना है। रामचंद्र शुक्ल तो केवल जाली ग्रंथ का ही इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक जाली ग्रंथ है। ठीक, पर वहीं पर क्या कहते हैं कि ये क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मान रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, और उसको एक जाली ग्रंथ का नाम भी दे रहे हैं। तो दोनों चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए डॉक्टर बुलर जो है, इन्होंने सबसे पहले अप्रामाणिक किसने माना है? सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक की जो उपाधि दी या फिर जो भी कह लो कि अप्रामाणिक किसने माना है, तो वो है डॉक्टर बुलर। ठीक है, याद रहेगा ये चीजें। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या? मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से एक एक चीज समझाने की कोशिश करूं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और क्लास में ही चीजें आपको याद कर लेनी है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है। बाद का वरना फिर रह ही जाता है, वो फिर वापस याद करने का टाइम ही नहीं मिलता है। ये होता है कि ठीक है बाद में कर लेंगे और बाद कभी आता नहीं है। ठीक, तो आपको क्या करना है, क्लास में ही याद करते चलना है। अब देखिए आगे क्या है, अगली स्लाइड हम देखते हैं क्या है। इसमें एक समय कैमास वध भी है। मैंने आपको 69 समय बताया कि इसमें कितने हैं, 69 समय, जिसमें एक समय क्या है, कैमास वध। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से यूनिट 5 में कैमास वध आप पढ़ेंगे भी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का एक जो सर्ग कह लो, समय कह लो, जो भी कह लो, अध्याय कह लो, वो है कैमास वध। कैमास कौन थे? तो ये थे ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, जिनके ऊपर पूरा पृथ्वीराज रासो जिन पर लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान के कौन थे? मंत्री थे कैमास। ठीक है, जिनका पृथ्वीराज स्वयं खुद ही जिसकी हत्या करा देते हैं। ठीक, तो यही है क्या, इनके मंत्री थे। हो सकता है प्रश्न पूछा जा सके कैमास कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के कुछ भी एग्जाम्पल्स देख लो, मंत्री, सिपाही, दोस्त, मित्र, भाई, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो एंटी कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है क्या, कैमास कौन थे? मंत्री थे। और कैमास वध, इसमें क्या है,
एक सर्ग है जो कि हमारा कैमास वध है, ठीक, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान स्वयं कैमास यानी अपने मंत्री का वध करा देते हैं। ठीक है, इतनी समझ आ गई, क्लियर है इतनी चीजें। यह पिंगला शैली में लिखा गया है, बच्चन सिंह ने डिंगल माना है। मैंने आपको पहले ही सबसे पहला फैक्ट यही बताया था कि पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया, पर यहाँ पर ये बात याद रखना है कि हो सकता है पूछा जा सके कि पृथ्वीराज रासो बच्चन सिंह के अनुसार उस पृथ्वीराज रासो की शैली क्या थी। हो सकता है वहाँ ये प्रश्न आपसे पूछा जा सके, तो याद रखना बच्चन सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो की शैली क्या है, डिंगल है। ठीक है, याद रहेगा। डिंगल और पिंगल मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आपको आदिकाल यूनिट 2 आपको नेट यूजीसी नेट जेआरएफ का मिलेगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, रासो, नाथ, सिद्ध, जैन या नामकरण, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी आदिकाल में करा दी हैं, वो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई थी। शुक शुकी संवाद, संवाद मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो ये किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वहीं एक और आ जाता है यहाँ पे, शुक शुकी संवाद से एक और शब्द एक और याद आ गया, भृंग भृंगी। भृंग भृंगी, भृंग भृंगी संवाद के रूप में किसकी रचना मानी जाती है, कीर्ति लता। कौन सी रचना मानी जाती है, कीर्ति लता। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही ये भी कहा है। ठीक, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई थी और कीर्ति लता की रचना क्या, भृंग भृंगी के संवाद में हुई थी। अब कीर्ति लता किसकी रचना है, मैंने आपको आदिकाल जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कुछ पुस्तकें बताई थी, देश, भाषा और अपभ्रंश कुछ था। ठीक, तो आपको क्या करना है, वहां से मैंने आपको वो भी बताया था, वहां मैंने कीर्तिलता का ये सभी ग्रंथों का वहां पे क्या वर्णन किया था, तो आपको पता होगा कि कीर्तिलता किसकी रचना है। ठीक, आगे देखिए क्या, बच्चे आप क्या करो ना, सारी जितनी क्लासेस होती हैं, ये नहीं कि आप पिछला जो आपने पढ़ा है वो आप भूल जाओ। मैं इसीलिए पिछली बातें भी यहाँ पे लाती हूँ, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, ताकि आप क्या कर पाओ, उन सब चीज़ों को अपनी माइंड में रिकॉल कर पाओ और वो सब जो हम आगे पढ़ेंगे उसको आप पिछले वाली क्लास से लिंक कर पाओ। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, पिछला वाला थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपके माइंड में, अब जैसे मैंने आपको कीर्तिलता बता दिया तो हो सकता है आपको इतना याद ना हो, कुछ को याद हो कुछ को ना याद हो, तो जो मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में आदिकाल में कराया था। ठीक, तो अब क्या होगा, मैंने अगर आपको बताया, आपको अगर वहां थोड़ी कंफ्यूजन है तो क्या करोगे, आप वो कंफ्यूजन को आगे के लिए नहीं डाल दोगे कि मैं बाद में कर लूंगी या कर लूंगा, है ना। आप क्या करोगे कि अभी जाकर के, जैसे कीर्तिलता हो सकता है वैसे सभी को याद होगा, हो सकता है किसी को माइंड में अचानक से ऐसे ट्रिक नहीं किया कि कीर्तिलता या कीर्तिपिता का किसकी रचना है, तो वो बच्चा क्या करेगा कि जाकर के उसको सर्च करेगा, देखेगा, या क्लास से देखेगा या अपने नोट से देखेगा या बुक से देखेगा, तो क्या होगा, वो चीज़ उसको याद रहेगी फिर हमेशा के लिए। ठीक है, एक बार हम कोई चीज़ खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ पुराने टॉपिक्स या जो हमने पढ़े हैं उसका जिक्र भी करती हूँ, ताकि अगर आप वहाँ से कुछ चीज़ें आपको ऐसा है कि मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, स्किप हो गया है, तो आप क्या करें, वो चीज़ें दोबारा से रिकॉल करें, जाके पढ़ें, तो वो क्या होगा, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, बच्चन सिंह क्या कहते हैं, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य किसने माना है, तो वो बच्चन सिंह कहते हैं कि ये क्या है, एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। राजनीति की काव्यात्मक त्रासदी कौन से ग्रंथ को माना है, पृथ्वीराज रासो को माना है। किसने माना है, बच्चन सिंह ने माना है। दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग उनके पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही इस पुस्तक को चंद्र बरदाई के पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया। ये सभी को फैक्ट्स पता है कि पृथ्वीराज रासो का जो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद्र बरदाई की, उसको पूर्ण वो नहीं कर पाए थे। उनका पूर्ण किसने किया है, तो वो उनके पुत्र ने किया, जिसका नाम जल्लड़ था।
ठीक है, यहाँ आपको एक फैक्ट, मैंने ये लाइन पूरी इसलिए रखी ताकि आपको एक और फैक्ट याद हो सके। कादम्बरी, कादम्बरी का जो पिछला भाग है वो किसने, कादम्बरी, एक मिनट रुको, हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि कादम्बरी को जो है वो जो ग्रंथ है कादम्बरी, ठीक है, वो पूरा किसने किया है, उनके पुत्र ने किया है। किसने किया है पूरा, उनके पुत्र ने किया है, ठीक है। अब ये कादम्बरी किसकी रचना थी, तो ये थी, रुको मैं यहाँ लिख देती हूँ कोने में, एक सेकेंड, हाँ यहाँ लिख दो, ठीक है, वाण भट्ट की रचना थी। किसकी थी, दिख रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या लिखा है, वाण भट्ट की रचना थी कादम्बरी, ठीक है, जिसका पिछला भाग है उनके पुत्र ने पूरा किया। उसी तरह से इस पुस्तक को भी चंद्र बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। अब देखो कुछ बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पूर्ण किया उनके पुत्र ने किया, ठीक है, पुत्र ने या किसी और ने पूर्ण किया है। अंडे के छिलके हो गया, मंगलसूत्र हो गया, और अन्य रचनाएं हैं जिनको वो लेखक स्वयं पूर्ण नहीं कर पाए तो किसी और ने पूर्ण किया, ठीक है, तो ये चीज याद रहेगी। आगे देखिए क्या है, आगे है हमारा, कहा जाता है पुस्तक जल्लण हथ है चली गज्जन नृपकाज, ठीक है, ये पंक्ति याद कर लेना। आगे देखिए क्या है, कश्मीरी कवि जयानक ने पृथ्वीराज विजय सी काव्य लिखा है। ये कश्मीरी कवि एक हैं जयानक जिन्होंने पृथ्वीराज विजय काव्य लिखा है, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को बुलर ने अप्रामाणिक माना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं, ठीक है, याद रहेगा। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक। आगे देखिए अगला पेज, इतना ही था ना हमारा पृथ्वीराज, हाँ, तो यहाँ हमारा पृथ्वीराज रासो या रासो, पूरा रासो साहित्य हमारा खत्म होता है। अब हम अगली क्लास में करेंगे फुटकल रचनाएं, जो हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है, ठीक है। फुटकल रचनाएं के बाद हम शुरू करेंगे हमारा, हो सकता है मैं आपको थोड़ी सी प्रश्नोत्तरी करा दूं आदिकाल की, और उसके बाद हम आरंभ करेंगे अपना भक्तिकाल, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी क्लासेस की नोटिफिकेशन हो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, और मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम करेंगे फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाओं के बाद हम कुछ आदिकाल से प्रश्नोत्तरी कर लेंगे। हाँ, PYQs नहीं कराऊंगी मैं, MCQ कराऊंगी। MCQ यानी मैं खुद से प्रश्न तैयार करूंगी और उसके बाद वो प्रश्न मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम भक्तिकाल अपना आरंभ करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।